हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आरकेएम सर के ऑफिशियल चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी के बारे में। ये टॉपिक सीटीईटी, बीएड और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सच कहूँ तो ये उससे कहीं बढ़कर है। ये हमारे स्मार्ट होने की पूरी परिभाषा को ही चुनौती देता है। आपने बिल्कुल सही कहा। हम अक्सर सोचते हैं कि बुद्धि या इंटेलिजेंस एक ही चीज़ है। मतलब जो इंसान गणित में अच्छा है या जिसकी याददाश्त तेज है वो इंटेलिजेंट है। लेकिन गार्डनर ने 1983 में इस धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक अकेली क्षमता नहीं है, बल्कि यह अलग अलग क्षमताओं का एक समूह है। अच्छा। और एक शिक्षक के लिए यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी क्लास का हर बच्चा अलग तरीके से स्मार्ट है। तो मतलब ये सिद्धांत सिर्फ एक एकेडमिक थ्योरी नहीं, बल्कि क्लासरूम में बच्चों को समझने का एक प्रैक्टिकल टूल है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। ये आइडिया शुरू कहाँ से हुआ? क्या गार्डनर ने एक ही बार में ये सारी बुद्धियों की लिस्ट दे दी थी? नहीं, अब हम अपनी पहली स्लाइड देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है बुद्धि के प्रकारों का विकास। और ये एक दिलचस्प बात है कि ये थ्योरी भी समय के साथ इवॉल्व हुई है। जब 1983 में गार्डनर ने अपनी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड पेश की, तो उन्होंने शुरुआत में 7 प्रकार की बुद्धि का प्रस्ताव दिया था। ओके, तो 1983 में 7 प्रकार थे। जी, ये 7 थीं: शाब्दिक, भाषाई, तार्किक, गणित, संगीतात्मक, शारीरिक, क्रियात्मक, दृश्य, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। ठीक है। तो शुरुआत में 7, लेकिन आज हम 8 या 9 की बात करते हैं। तो इसमें नए प्रकार कब और क्यों जुड़े? बहुत अच्छा सवाल है। तो हुआ ये कि लगभग 15 साल बाद 1998 में गार्डनर ने इस लिस्ट में 8वीं बुद्धि जोड़ी, और वो थी प्राकृतिक यानी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अच्छा, 1998 में। जी, और इसका समय भी बहुत दिलचस्प है। 90 का दशक वो समय था जब दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ रही थी। तो ये दिखाता है कि बुद्धि की हमारी परिभाषा भी हमारे सामाजिक माहौल से प्रभावित होती है। गार्डनर ने महसूस किया कि प्रकृति को, पेड़ पौधों और जानवरों को समझने की क्षमता भी एक अलग और महत्वपूर्ण तरह की इंटेलिजेंस है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और 9वें प्रकार का क्या? मैंने अस्तित्ववादी यानी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी सुना है। जी बिल्कुल। साल 2000 में उन्होंने 9वें प्रकार अस्तित्ववादी बुद्धि का भी प्रस्ताव रखा। ये जीवन, मृत्यु और हमारे अस्तित्व जैसे बड़े और गहरे सवालों पर सोचने की क्षमता है। लेकिन यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत जरूरी बात है। हाँ, ये जरूर बताइए। एनसीईआरटी और सीटीईटी जैसी परीक्षाओं के नजरिए से हमें मुख्य रूप से पहले 8 प्रकारों पर ही फोकस करना है। ज्यादातर सवाल इन्हीं 8 प्रकारों से आते हैं। ठीक है, तो ये दिन साफ हो गया, फोकस रहेगा 8 पर। तो चलिए इन 8 को एक एक करके समझते हैं। बिल्कुल। तो अब हम स्लाइड नंबर 2 पर चलते हैं, जो है दृश्य स्थानिक योग्यता, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। जी, ये अपने दिमाग में दुनिया का एक 3D मॉडल बनाने की क्षमता है। जिन लोगों में ये बुद्धि होती है, वे चीजों को मानसिक रूप से देख सकते हैं, यानी विजुअलाइज कर सकते हैं। वे नक्शों को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, दिशाओं का अंदाजा लगा लेते हैं। अच्छा, तो जैसे एक आर्किटेक्ट जो एक खाली प्लॉट को देखकर अपने दिमाग में पूरी बिल्डिंग का डिजाइन बना लेता है। एकदम सही। या एक मूर्तिकार जो पत्थर में छिपी मूर्ति को पहले ही देख लेता है। इसके अलावा नाविक और सर्वे करने वाले अधिकारी भी इसी में आएंगे। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब आते हैं अगली स्लाइड पर। हमारी अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर 3, है शाब्दिक भाषाई योग्यता, यानी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये शब्दों की बुद्धि है। मतलब जिनकी भाषा पर पकड़ अच्छी हो, जिन उन्हें ये मजबूत होती है, उनकी भाषा पर, शब्दों पर और वाक्यों पर बहुत अच्छी पकड़ होती है। वे लिखते और बोलते समय शब्दों का बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कवि, लेखक या फिर एक अच्छा वकील। बिल्कुल, एक वकील अपने शब्दों के जाल से ही केस जीतता या हारता है। पत्रकार और लेक्चरर भी इसी में आएंगे, है ना? एकदम सही। उनका पूरा काम ही भाषा पर आधारित है। ठीक है। अब हम स्लाइड नंबर 4 देख रहे हैं, तार्किक गणित संबंधी योग्यता। जी, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये तर्क, पैटर्न और संख्याओं की बुद्धि है। ये लोग समस्याओं को टुकड़ों में तोड़कर, उनका विश्लेषण करके और एक लॉजिकल क्रम में समाधान तक पहुंचने में माहिर होते हैं। यही वैज्ञानिक सोच का आधार है। तो इसमें हमारे वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर और अकाउंटेंट जैसे लोग आ जाएंगे। मुझे लगता है हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली काफी हद तक इन्हीं 2 बुद्धियों को मापने और बढ़ाने पर टिकी हुई है। दुर्भाग्य से काफी हद तक, हाँ।
और गार्डनर का यही तो मुख्य पॉइंट था कि हम बाकी बुद्धियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं एक ऐसी ही बुद्धि की। स्लाइड नंबर 5 का विषय है शारीरिक क्रियात्मक योग्यता। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। देखिए, इसका अर्थ है अपने शरीर की गति मतलब मूवमेंट पर नियंत्रण रखना। इसमें शरीर का उपयोग करके भावनाओं को व्यक्त करना या चीजों का निर्माण करना शामिल है। अच्छा, तो इसमें कौन आएंगे? डांसर, खिलाड़ी? हाँ, डांसर, खिलाड़ी, मुक्केबाज, तैराक, ये सब लोग। यहाँ एक स्पेशल नोट भी है सर्जन के बारे में। ये एक एग्जाम स्टार पॉइंट है। मुझे ये हमेशा से थोड़ा अजीब लगा है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि सर्जन का काम तो गहरे ज्ञान और तर्क पर आधारित होता है। ये परीक्षा में पूछा जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, एक सर्जन के पास ज्ञान तो होता ही है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में असली परीक्षा उसके हाथों की होती है। उसे अपने हाथों पर इतना सटीक नियंत्रण चाहिए होता है, प्रिसाइज हैंड कंट्रोल। जी, कि वो 1 मिलीमीटर की गलती भी न करे। वो अपने औजारों को अपने शरीर का ही एक हिस्सा बना लेता है। ये सिर्फ जानना नहीं, ये करना है। और यही बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का सार है। वाह, ये तो बहुत ही गहरा दृष्टिकोण है। अच्छा, अब हम स्लाइड नंबर 6 पर हैं, जो है संगीतात्मक योग्यता। म्यूजिकल रिदमिक इंटेलिजेंस। ये लय, ताल, सुर और ध्वनि को पहचानने, उनमें पैटर्न खोजने और उन्हें बनाने की क्षमता है। तो इसमें संगीतकार, गायक और जो लोग वाद्य यंत्र बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, वो सब आ गए। एक अच्छा संगीत शिक्षक भी। जी, जिसे पता होता है कि सुर कहाँ गलत लग रहा है। ये भी एक ऐसी प्रतिभा है जिसे अक्सर स्कूलों में हॉबी मानकर छोड़ दिया जाता है, असली पढ़ाई नहीं माना जाता। बिल्कुल। और अब हम उस जोड़ी पर आते हैं जहां स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। स्लाइड नंबर 7 में हम पारस्परिक योग्यता के बारे में जानेंगे। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, और इसका जोड़ीदार है इंट्रापर्सनल। ये दोनों सुनने में इतने एक जैसे लगते हैं कि गलती होना स्वाभाविक है। चलिए इसे हमेशा के लिए साफ करते हैं। चलिए, तो पहले बात करते हैं अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक योग्यता यानी इंटरपर्सनल। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, एक मेमोरी ट्रिक। इंटर शब्द को इंटरनेशनल की तरह सोचिए। अच्छा, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मैच 2 देशों के बीच होता है ना, है ना? वैसे ही इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच की समझ है। यह दूसरों की भावनाओं, इरादों और प्रेरणाओं को समझने की क्षमता है। वाह। इंटर को इंटरनेशनल से जोड़ने वाली ट्रिक तो कमाल की है। अब मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। तो इंटरपर्सनल मतलब दूसरों को समझना, जैसे एक अच्छा नेता। हाँ, एक नेता जिसे पता होता है कि जनता क्या चाहती है। या एक शिक्षक जो समझ जाता है कि कौन सा छात्र परेशान है, भले ही वो कुछ कह ना रहा हो। ठीक है, इसमें मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर और अच्छे सेल्समैन भी आते हैं। ये सब दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को पढ़ने में माहिर होते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब स्लाइड नंबर 8, अंतराव्यक्तिक योग्यता। जी, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। यहाँ इंट्रा का मतलब है अंदर या स्वयं के भीतर। तो ये खुद को समझने की बुद्धि हुई, अपनी भावनाओं, अपनी ताकतों, अपनी कमजोरियों को जानने और समझने की क्षमता। जी, ये लोग आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन में बहुत अच्छे होते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो इसके उदाहरण दार्शनिक। बिल्कुल, इसके बेहतरीन उदाहरण है दार्शनिक, फिलोसोफर, जो जीवन के अर्थ पर चिंतन करते हैं, या लेखक जो अपनी आंतरिक दुनिया को शब्दों में उतारते हैं। संत और आध्यात्मिक गुरु भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो एक अच्छा मनोचिकित्सक बनने के लिए दोनों ही चाहिए होंगे, इंटरपर्सनल ताकि वो अपनी मरीज को समझ सके, और इंट्रापर्सनल ताकि वो खुद की भावनाओं को समझ सके। आपने इसे बहुत अच्छे से संक्षेप में बताया। और अब हम आते हैं अपनी 8वीं बुद्धि पर, जो 1998 में जोड़ी गई थी। हमारी अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर 9, है प्राकृतिक योग्यता, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। हाँ, नेचर स्मार्ट। ये तो नाम से ही काफी स्पष्ट है। बिल्कुल, ये प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव रखने और उसके पैटर्न्स को पहचानने की क्षमता है। इसमें पेड़ पौधे, जानवर, मौसम और पूरे पर्यावरण की समझ शामिल है। जैसे कि एक किसान जिसे पता होता है कि किस मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होगी। हाँ, या कब बारिश होने वाली है। या एक वनस्पति वैज्ञानिक यानी बॉटनिस्ट जो पौधों के बीच के बारीक अंतर को भी पहचान लेता है। माली और पर्यावरणविद भी इसी में आएंगे। जी बिल्कुल। तो ये है गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के 8 मुख्य प्रकार।
ठीक है, हमने 8 प्रकारों को बहुत विस्तार से समझ लिया है। अब जो श्रोता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे जरूरी नुकात यानी एग्जाम टिप्स को एक बार फिर से पक्का कर लेते हैं। स्लाइड नंबर 10 में हम कंफ्यूजन से बचने के तरीके जानेंगे। हाँ, तो पहला पॉइंट है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल के बीच का अंतर। संक्षेप में कहें तो इंटरपर्सनल मतलब दूसरों को समझना, उदाहरण नेता, टीचर। और इंट्रापर्सनल मतलब खुद को समझना, जैसे संत या दार्शनिक। ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। जी, अब स्लाइड नंबर 11 पर आते हैं, जहां कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहला है सर्जन का। सवाल आएगा कि सर्जन में कौन सी बुद्धि प्रमुख है, और ऑप्शन में लॉजिकल, मैथमेटिकल और बॉडीली काइनेस्थेटिक दोनों होंगे। याद रखना है कि उनका मुख्य काम ज्ञान के साथ साथ हाथों के सटीक इस्तेमाल का है। तो सही जवाब बॉडीली काइनेस्थेटिक होगा। बिल्कुल। और दूसरा कंफ्यूजिंग उदाहरण आर्किटेक्ट का है। उन्हें किस श्रेणी में रखा जाएगा? आर्किटेक्ट में विजुअल स्पेशल यानी दृश्य स्थानिक बुद्धि प्रमुख होती है, क्योंकि उनका काम सिर्फ ड्राइंग बनाना नहीं है, बल्कि उस ड्राइंग को बनाने से पहले पूरे स्ट्रक्चर की कल्पना अपने दिमाग में करना है। वो एक खाली जगह को देखकर उसे मन की आंखों से भरते हैं। जी, ये एक शुद्ध विजुअल स्पेशल स्किल है। ये 2 उदाहरण सर्जन और आर्किटेक्ट परीक्षा के लिए स्टार पॉइंट्स हैं। अगर ये मुख्य बातें याद रखी जाएं, तो परीक्षा में गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि बुद्धि का कोई एक पैमाना नहीं है। एक अच्छा शिक्षक होने के नाते हमें क्लास में हर तरह की प्रतिभा को पहचानना और उसका सम्मान करना चाहिए। हो सकता है जो बच्चा गणित में संघर्ष कर रहा हो, वो एक बेहतरीन कलाकार या एक अद्भुत लीडर बनने की क्षमता रखता हो। बिल्कुल। ये सिद्धांत सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें एक बेहतर और अधिक संवेदनशील शिक्षक और इंसान बनने में मदद करता है। ये हमें सिखाता है कि हमें हर बच्चे की यूनिकनेस का जश्न मनाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। तो ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर। हमें उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। इस जानकारी को आत्मसात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।